अब आ जाइए एलर्जीज। आप सबने सुनी होंगी एलर्जी, तक इससे एलर्जी हो गई, कभी किसी चीज से एलर्जी हो जाती, खाने से हो जाती है, कभी कोई क्रीम से हो जाती है, मच्छर ने काट लिया एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी टर्म सबने सुना होगा। अब एलर्जी होती क्या है? आपको मालूम है, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, ये हमारी बॉडी है, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम इस पे अटैक करेगा। भाई कोई बाहर से दुश्मन हमारे घर में आएगा तो हम उसे फाइट करेंगे ना। कभी कभी क्या होता है कि हम उस पे इतना ओवर फाइट कर देते हैं कि वो बेचारा, वो तो मरेगा लेकिन हमारी बॉडी को नुकसान हो जाता है। कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है एंटीजन पे, इतना हाइपर सेंसिटिव होकर रिएक्ट कर देता है, जिससे इस एंटीजन के आना, ये तो मरेगा ही, लेकिन इसके ओवर रिएक्शन से बॉडी में कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब जब कोई एंटीजन आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम इस पे फाइट करेगा। तो कभी कभी हमने क्या कहा, इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर देता है, मतलब जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा रिएक्ट कर देता है, ओवर रिएक्ट। तो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपर सेंसिटिव। और हाइपर सेंसिटिव होके इस पे जब रिएक्ट करेगा तो बॉडी में कुछ सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलर्जी। तो ये एलर्जी जो है हमारे इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी के कारण डेवलप होती है। एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी के कारण डेवलप होती है। तो ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी जो हमारा इम्यून सिस्टम है शो करता है कभी कभी। अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि किसी ने कोई सोप लगाया, उसकी स्किन पे ये सूट नहीं किया, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है इस पे अटैक कर गया, ओवर रिएक्ट कर गया, तो स्किन पे छोटे छोटे दाने आ गए ना, तो ये एलर्जी हुई ना। कभी क्या होता है कि बाहर से कोई पार्टिकल हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, सांस की नली में, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है, खांसी आती है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, खांसी करेगा, कफिंग, जिससे कि वो पार्टिकल बाहर आ जाए। तो कभी कभी ओवर रिएक्ट करके बार बार खांसी करने लगता है, बार बार हम खांसने लगते हैं, तो उसे कहते हैं ना एलर्जी। आपके रनिंग नोज एलर्जी, स्किन में रैशेस आना एलर्जी, वाटरी आईज, आंखों से पानी गिरना एलर्जी, सांस में परेशानी होना, अस्थमा वगैरह, ब्रोंकाइटिस, ये क्या है, एलर्जी। तो एलर्जी जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से होती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगे, हाइपर सेंसिटिव हो जाए, तो उसके कारण जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसे हम कहते हैं एलर्जी। तो आजकल तो एलर्जी आपके कॉमन डिजीज हो गई है, चिल्ड्रंस में तो बहुत ही ज्यादा होने लगी है। मेट्रो सिटीज में पॉल्यूशन ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा होने के कारण जो है इम्यूनिटी कम होती चली जा रही है, और इस कारण से एलर्जी के सिम्टम्स ज्यादा डेवलप होने लगे हैं। अब देखिए, जिस सब्सटेंस के द्वारा एलर्जी होती है उसे हम कहते हैं एलर्जेन। जो सब्सटेंस एलर्जी कॉज कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एलर्जेंट। मतलब यहाँ पे सोप क्या हो गया, एलर्जेंट। कभी कभी होता है कि बाहर से डस्ट अंदर जा रही है, तो डस्ट क्या हो गई, एलर्जेंट, जिससे हमें खांसी आ रही है, रशेस हो रहे हैं। कभी पॉलन ग्रेन आपने सुना होगा, कई प्लांट के पॉलन ग्रेन जो हमारे अंदर एलर्जी कॉज करते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, एलर्जेंट। तो जिन सब्सटेंस के कारण एलर्जी होती है उन्हें हम कहते हैं एलर्जेंट। अब एलर्जेंट का वो डोज, ये आपके एलर्जेंट का वो डोज जो हमारी बॉडी की इम्यून सेल टी और बी सेल को सेंसिटाइज कर सके,
क्या कर सके, सेंसिटाइज। एलर्जेंट का वो डोज मतलब उतना अमाउंट अंदर जाके हमारी टी और बी सेल को सेंसिटाइज कर सके, उससे हम कहते हैं प्राइमरी डोज। वो क्या कहलाएगा आपके, वो कहलाएगा हमारे प्राइमरी डोज। एलर्जेंट का वो डोज जो हमारी टी और बी सेल को सेंसिटाइज करता है, उससे हम कहते हैं प्राइमरी डोज। लेकिन एलर्जेंट का वो डोज जो एलर्जी के सिम्टम कॉज करे, जो एलर्जी के सिम्टम कॉज करे, उसे कहेंगे शॉकिंग डोज। क्या बोलेंगे, शॉकिंग डोज। भाई थोड़ा अमाउंट जाता है, हमारी टी और बी सेल को सेंसिटाइज करता है, तो वो सेंसिटाइज हो गई, तो वो तो कहलाएगा आपका प्राइमरी डोज। लेकिन और ज्यादा गया कि वो आपके सेंसिटाइज होने के बाद ओवर रिएक्ट करने लगी, हाइपर सेंसिटाइज हो गई, हाइपर सेंसिटिव हो गई, तो वो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगेंगी, वो कहलाएगा हमारे शॉकिंग डोज। तो इस तरीके से ये होता है आपके एलर्जेंट। एलर्जेंट के अमाउंट के अकॉर्डिंग प्राइमरी और सेकेंडरी डोज होते हैं कि उतना सा डोज जो हमारी टी और बी सेल को सेंसिटाइज कर रहा है, प्राइमरी डोज, और जो एलर्जी के सिम्टम्स कॉज करे, शॉकिंग डोज। हमने आपको बताया था कि कोई भी एंटीजन आता है तो हमारे अंदर क्या बनती है, एंटीबॉडीज। जब कोई एलर्जेंट हमारी बॉडी में आता है तो कौन सी वाली एंटीबॉडी बनती है, इम्यूनोग्लोबिन ई। एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन होती है ना, इम्यूनोग्लोबिन ई बनती है एलर्जी के समय। अगर ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन ई का काउंट ज्यादा है, ज्यादा पाई जा रही है, इससे ये पता चलता है कि बॉडी में कोई एलर्जी हुई है। तो इस तरीके से एलर्जी के समय कौन सी एंटीबॉडी बनती है, इम्यूनोग्लोबिन ई। तो ये था हमारे एलर्जी। अब आइए पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी को इम्यून बनाना। हमने आपको बताया था एक्टिव इम्यूनाइजेशन तो वो था जिसको डेवलप करने में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम रेडीमेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमने आपको बताया था नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल। नेचुरल तो आपके बाय पेरेंट्स मिली है, जैसे मदर से प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडी आती हैं, मदर के जो है मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज आती हैं, ये तो पैसिव हो गई। लेकिन आर्टिफिशियली तरीके से भी ये नेचुरल हो जाती है मदर वाली। अब आर्टिफिशियली तरीके से भी पैसिव इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, पैसिव इम्यूनिटी। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हम एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने आपको बताई थी ना, आपने सुना होगा कोरोना वायरस के केस में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार की जा रही है, पर कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये आपके बाहर से एंटीबॉडीज देना, बाहर से सेंसिटाइज सेल देना, किसी के अंदर तैयार की गई हैं और किसी दूसरे को दी जा रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम एंटीबॉडीज या फिर आपके एंटीटॉक्सिन डायरेक्टली हम जो है प्रोवाइड करें पर्सन को। ये एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन बाहर से हम किसी पर्सन को प्रोवाइड करें तो वो कहलाएगा पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब जैसे कब कब दी जाती है आपके एंटीटॉक्सिन, आपको मालूम सांप काट लेता है, सांप के विनोम मतलब सांप के जहर को, विनोम मतलब जहर, स्नेक विनोम को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। आपने ये भी सुना होगा सांप के जहर को मारने के लिए सांप के जहर से ही मेडिसिन तैयार की जाती है, स्नेक विनोम से एंटीटॉक्सिन तैयार की जाती है। तो जब किसी को सांप काट लेता है
उसका जो है सांप काटने से क्या होता है, अंदर हीमोलिसिस हो जाती है। हीमोलिसिस का मतलब जानते हैं? आरबीसी जो होती है ना, ये फटने लगेंगी और खून पानी होने लगेगा, तो इसे कहते हैं हीमोलिसिस या इरिथ्रोलिसिस। इरिथ्रोलिसिस, आरबीसी फटती जाएंगी, आरबीसी फटती जाएंगी, कम होती चली जाएंगी, उसके बाद इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो तुरंत रोकने के लिए बाहर से प्रिपेयर की गई एंटीटॉक्सिन, ये एंटीटॉक्सिन जो हमने प्रिपेयर करी इसको देंगे, जिससे कि सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करेगी ये। तो इस तरीके से ये आपके बाहर से प्रिपेयर की गई आपके जो एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज हैं, ये आपके बॉडी में चढ़ाई जाती हैं डिजीज को क्योर करने के लिए। तो ये कहलाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। टिटनेस के केस में भी, टिटनेस जानते होंगे आप, कहते हैं ना लोहा लगने से, किसी जंग लगी चीज लगने से टिटनेस हो जाता है, और टिटनेस कैल्शियम की कमी से भी होता है। दोनों तरीके से टिटनेस होता है। टिटनेस में क्या होता है, कोई मसल से कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाती है, रिलैक्स नहीं होती। जैसे मान लीजिए यहाँ आपकी ये ग्लॉटिस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रह जाए, यहाँ टिटनेस हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट रह जाए, रिलैक्स नहीं हो, तो सांस नहीं आएगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से टिटनेस कहीं पे भी हो जाती है, तो उस केस में आपके बाहर से जो एंटीबॉडीज तैयार की जाती है उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जो आपके आर्टिफिशियली तरीके से क्या कर रही है, वैक्सीन तैयार कर रही है, एंटीबॉडीज तैयार कर रही है आपके लार्ज स्केल पे, और ये आपके एंटीटॉक्सिन तैयार कर रही है। तो ये सारी चीजें तैयार करके आपके बाहर से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है डिजीज पर्सन में। मान लीजिए कोरोना वायरस के लिए जो एंटीबॉडीज हैं, अगर बाहर से प्रिपेयर कर ली, तो किसी इंसान को अगर कोरोना हुआ तो हमने उस उसके अंदर कोरोना वायरस गया है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम तुरंत ही बाहर से तैयार की गई एंटीबॉडी अंदर डाल दें, तो क्यों जल्दी हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपके ये कहलाएगा सब पैसिव इम्यूनाइजेशन। बाहर टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटरफेरॉन तैयार किए जा रहे हैं। हमने आपको इंटरफेरॉन बताए थे ना, वायरस इन्फेक्टेड सेल से आपके जो प्रोटीन निकलती है उसे इंटरफेरॉन कहते हैं, जो दूसरी सेल को इस वायरस के लिए इम्यूनाइज कर देती है। तो इंटरफेरॉन तैयार किए जा रहे हैं, वैक्सीन तैयार की जा रही है, एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन, ये सारी चीजें आपके बाहर से तैयार करके जब डिजीज पर्सन में दी जाती है क्योर के लिए, तो उसे कहेंगे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन आपकी ईस्ट में तैयार किए गए हैं, ईस्ट के थ्रू। ईस्ट फंगस है जिसको एज ए फैक्ट्री के फॉर्म में यूज किया गया। मतलब आपके जो हेपेटाइटिस बी के जो वैक्सीन है, ये आपके प्रिपेयर किए गए हैं ईस्ट से, मतलब जीन ट्रांसफर करके आपके प्रिपेयर किए जाते हैं। ये कैसे होता है जीन ट्रांसफर करके, ये हम आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपके पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन जो कि एक आर्टिफिशियली तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। अब आइए इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। आपको मालूम है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम पाया जाता है, जो बाहर से आने वाले एंटीजन को फाइट करता है और बॉडी में डिजीज होने से बचाता है। ये आपके जो है क्रूशियल रोल अदा करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय, एलर्जिक रिएक्शंस के समय, ऑटो इम्यून डिजीज के समय, इन सब में ही हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो आपको हमने माइक्रोब्स में पढ़ाया था, उस समय हमारे इम्यून सिस्टम को शांत करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस समय हमारे इम्यून सिस्टम को शांत करने के लिए साइक्लोस्पोरिन दी जाती है, जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, जिससे कि और जिसका ऑर्गन चढ़ाया जा रहा है उस ऑर्गन पे हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट ना कर दे, तो इम्यून सिस्टम को शांत किया जाता है।
साइक्लोस्पोरिन ए जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है वो दी जाती है। और फिर आपके एलर्जिक रिएक्शन इम्यून सिस्टम पे डिपेंड है, ऑटो इम्यून डिजीज इम्यून सिस्टम पे डिपेंड है। तो इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम जो आपके अंदर आने वाले एंटीजन को फाइट करके हमें डिजीज से बचाता है। इम्यून सिस्टम में क्या क्या आते हैं आपके, इम्यून सेल आती हैं, एंटीबॉडीज आती हैं, ठीक। तो इस तरीके से जहां पे इम्यून सेल एंटीबॉडी सब बनती हैं उसे हम कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन या लिम्फोइड टिश्यू। जहां पे इम्यून सेल बन रही है, एंटीबॉडीज बन रही हैं, वो क्या कहलाएंगे, लिम्फोइड ऑर्गन या लिम्फोइड टिश्यू। तो इम्यून सेल्स तो जनरली आपके WBC होती हैं और ये आपके जहां पे बने, ओरिजिनेट हो, फिर जहां पे डिवाइड करें, प्रोलिफरेट हो, फिर जहां पे मैच्योर हो और फिर फाइट करे जहां पे, ये सारी चीजें जहां पे इम्यून सेल करती हैं उन्हें हम कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। तो लिम्फोइड ऑर्गन वो जगह है जहां पे इम्यून सेल WBC ओरिजिनेट हो, प्रोलिफरेट हो, डिवाइड करें, मैच्योर हो और फाइट करें, मतलब रिएक्ट करें। तो ये जहां पे करती है वो क्या कहलाएंगे, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो लिम्फोइड ऑर्गन आपके वो जगह है जहां पे इम्यून सेल बनेंगी, डिवाइड होंगी, मैच्योर होंगी और रिएक्ट करेंगी, तो वो कहलाते हैं हमारे लिम्फोइड ऑर्गन। और लिम्फोइड ऑर्गन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो जगह है जहां पे इम्यून सेल बने, फॉर्मेशन हो या ओरिजिनेट हो, प्रोलिफरेट करे, डिवाइड हो और मैच्योर हो, मतलब एंटीजन से फाइट करने के लिए सेंसिटिव हो जाए, मैच्योर हो जाए। तो ये जगह कहलाती है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में इम्यून सेल बनेंगी, डिवाइड करेंगी और एंटीजन सेंसिटिव हो जाएंगी, मतलब मैच्योर हो जाएंगी। तो ये जगह क्या कहलाएगी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमारे बोन, मैरो और थाइमस ग्लैंड आती है, थाइमस ग्लैंड। बेटा मीटिंग ऑफ होने वाली है, आप लोग उसी लिंक को क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड आती है। बोन मैरो वो जगह है जहां पे सभी टाइप की WBC बनेंगी, लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोसाइट, ये सब कहाँ बनती हैं आपके, WBC सारी टाइप की बोन मैरो में बन रही हैं। T सेल, B सेल, न्यूट्रोफिल सब बोन मैरो में रही हैं। T सेल भी बन रही है और B सेल भी बन रही है बोन मैरो में, लेकिन B सेल बोन मैरो में ही मैच्योर होती है और T सेल बोन मैरो में बनने के बाद थाइमस ग्लैंड में चली जाती है, वहां पे मैच्योर होती है। T सेल, B सेल कहाँ बन रही है, बोन मैरो में। तो बोन मैरो लिम्फोइड